चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता जो बिल पास हुआ 2023 में, लेकिन इट ऑफिशियली केम इनटू फोर्स ओनली ऑन 1 जुलाई 2024 में। अभी ये जो बिल है ये 2 बार पार्लियामेंट में आया था, इसीलिए इसे भारतीय न्याय संहिता सेकंड भी बोलते हैं। ये सेकंड टाइम सेम बिल गया था पार्लियामेंट में पास होने के लिए, एक्ट बनने के लिए। फिर प्रेसिडेंट जब किस बिल को एक्सेंट देते हैं तब वो एक्ट बन जाता है, वो पास हो जाता है। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता है ये मोर और लेस इसने क्या किया, रिप्लेस किया जो इंडियन पेनल कोड था उसको रिप्लेस किया, रिपील किया, उसको ख़त्म करके भारतीय न्याय संहिता आया। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेस हुई हैं भारतीय न्याय संहिता में। नाम के अलावा ओके वैशाली जी आप किसी और नाम से ये कर रहे हो, ठीक है, दैट्स गुड, थैंक यू। सो भारतीय न्याय संहिता जो नाम है वो नाम तो चेंज हुआ ही है इंडियन पिनल कोड का, बट आप देखोगे एक चीज़ जो है वो चेंज हुई है। इंडियन के बदले भारतीय हुआ है और कोड जो है वो संहिता है। ये तो ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन पैनल के बदले न्याय की बात हुई है। तो ये जब बिल पास हो रहा था तब फोकस जो है वो पैनल के बदले, मतलब इंडियन पेनल कोड का मकसद क्या था कि जो कोई गलत कर रहा है उसको पेनल्टी, उसको फाइन, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय न्याय संहिता का मकसद ये है कि न्याय मिलना चाहिए। पेनल्टी मिलनी चाहिए ज़रूरी नहीं है, न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है न्याय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस भारतीय न्याय संहिता में, जो कि रिप्लेस करता है पीनल को। पीनल इज़ अबाउट पेनल्टी, अबाउट पनिशमेंट। तो पनिशमेंट पे फोकस नहीं करते हुए न्याय पे फोकस किया हुआ है, इसीलिए इसका नाम भारतीय न्याय संहिता है। बाकी संहिता तो कोड है ही और भारतीय तो इंडियन है ही, नाम भी हिंदी में चेंज हुआ है। उसके साथ साथ हमें पता है कि जो स्टैचू है जस्टिस का उसमें भी चेंजेस हैं कि जो आँखों पे पट्टी थी वो अभी नहीं है और हाथ में किताब है, और जो तराजू था वो है अभी भी। तो बेसिकली और जो उसने ड्रेस था वो साड़ी हो गया है अभी उस ड्रेस से। भारतीय न्याय संहिता की जो न्याय की देवी है वो जो स्टैचू का ड्रेस, मतलब जो भी है वो ड्रेस फॉर्म जो है वो साड़ी है। तो ऐसे कुछ चेंजेस भी हुए थे भारतीय न्याय संहिता आने के बाद। तो भारतीय न्याय संहिता BNS इज़ अ इंडियाज़ न्यू क्रिमिनल लॉ। क्राइम से रिलेटेड जो लॉ है, जो पहले इंडियन पिनल कोड था, अब वो भारतीय न्याय संहिता है। इट ऑफिशियली केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024 अलॉन्ग विथ अदर न्यू लॉज। इसके साथ दूसरे और भी लॉज आए हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे आगे कि और भी न्यू लॉज आए हैं। इन सिंपल वर्ड्स BNS टेल्स अस व्हाट एक्शंस आर क्राइम्स। पहले तो BNS ये बताता है कि कौन से एक्शंस क्राइम्स हैं। अब BNS को लाने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उसका नाम चेंज करो और उसमें न्याय लेके आओ, पेनल्टी पे फोकस ना करते हुए न्याय पे फोकस करो। तो सिर्फ ये मतलब नहीं था, क्योंकि ये वाला जो इंडियन पिनल कोड लॉ था वो आउटडेटेड था, ब्रिटिश रूल में बनाया गया था, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, बट ज़रूरत थी कि उसमें प्रॉपरली चेंजेस आए। कहीं कहीं ऐसा था कि सिर्फ ही, मैन ऐसा लिखा था, तो वहाँ पे हु एवर लिखा गया है। हु एवर, जो ही या मैन की बात की थी वहाँ पे उसको रिप्लेस करके हु एवर लिखा गया है। इसका मतलब वो सब पे एप्लीकेबल है, कोई भी जेंडर हो, मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, एनीथिंग। तो इस चीज़ की वजह से ये जो इंडियन पिनल कोड में जो चीज़ें थी, जो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे, उसको रिप्लेस करके इसमें भारतीय न्याय संहिता में उन चीज़ों को करेक्ट किया गया है। बहुत सारे डेफिनेशंस भी हैं, उसमें कौन से एक्शंस क्राइम्स होंगे उस बारे में भी दिया गया है BNS में। अब क्राइम होने के लिए कोई भी अगर चीज़ है
उसको अगर क्राइम कंसिडर करना है तो 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर भारतीय न्याय संहिता। सबसे पहली चीज़ कि वो ह्यूमन बीइंग ने किया हो और ह्यूमन बीइंग को किया हो, इंसान ने कुछ क्राइम किया हो और इंसान से ही रिलेटेड वो क्राइम हो। अब लोग ये कहेंगे कि जानवरों पे भी जो क्राइम होता है तो वो भी तो क्राइम माना जाता है। ऑफ कोर्स वो माना जाता है, बट उसका जो ओनर होता है उसके बिहाफ पे वो फाइट करता है, या उसका जो ओनर या उसका जो भी कोई एक बंदा उसके बिहाफ पे, जानवर तो खुद आएगा नहीं केस करने के लिए, उसके बिहाफ पे कोई ना कोई पर्सन कर रहा होगा। तो ह्यूमन बीइंग सबसे पहला क्राइटेरिया है अगर कोई क्राइम को हमको भारतीय न्याय संहिता के अंडर क्राइम को कंसिडर करना है। तो सबसे पहला ह्यूमन बीइंग क्राइम करे, ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग को इंजरी हो। सेकेंड थिंग, मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब सिर्फ इंटेंशन नहीं होता है, गिल्ट इंटेंशन होता है, जानबूझ के किया हुआ, इंटेंशनली किया हुआ गलत काम। कोई बोलेगा इंटेंशनली नहीं था, गलती से हो गया है, तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। इंटेंशनली किया हुआ गिल्ट इंटेंशन है तो ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी क्राइम के लिए। पहली कंडीशन ह्यूमन बीइंग, सेकंड कंडीशन मेंस रिया, थर्ड कंडीशन एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब जो मेंस रिया है, जो इंटेंशन है, खाली गलत इंटेंशन से क्राइम नहीं हो जाता है, क्राइम एक्चुअली करेगा तब वो माना जाएगा कि उसने क्राइम किया है। तो इंसान करेगा, दूसरा उसका इंटेंशन गलत होगा, तीसरा एक्चुअली वो क्राइम कर रहा है। क्राइम सोचने की सज़ा नहीं होती है, क्राइम करने की सज़ा होती है, तो वो क्राइम एक्चुअली में करेगा। डूइंग और नॉट डूइंग, इसमें नॉट डूइंग भी आ गया। नॉट डूइंग इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, उसने केयरफुली अपना काम नहीं किया, उसको जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो इट इंक्लूड्स करना ऑल्सो, इट इंक्लूड्स नॉट डूइंग ऑल्सो। तो ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, और थर्ड पॉइंट इज एक्टस रियस, और फोर्थ पॉइंट इंजरी होना इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी तरह की इंजरी हुई होनी चाहिए। कैसी इंजरी हो सकती है? या तो इंसान को खुद को इंजरी होगी, उसके माइंड पे इंजरी होगी, उसकी बॉडी पे इंजरी होगी, उसकी प्रॉपर्टी पे इंजरी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें क्राइम में कंसिडर होगी। या चौथी चीज़ होगी कि उसकी रेप्यूटेशन पे इंजरी होगी, जिसके लिए एक है डिफेमेशन का लॉ। तो क्राइम होने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। तो बीएनएस यही बताता है कि कौन से एक्शन क्राइम होंगे। ये 4 चीज़ें सेटिस्फाई होंगी तो बीएनएस वो बताएगा कि वो क्राइम है या नहीं है। ये चारों चीज़ें होनी चाहिए तो ही वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा। वॉट पनिशमेंट इज़ गिवन फॉर दोज क्राइम्स। और बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ये भी बताती है कि किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। वाई वॉज बीएनएस इंट्रोड्यूस्ड? The IPC was made in 1860 during British rule, so it was old and outdated, not suitable for modern crimes. अब उसमें modern crimes का जिक्र भी नहीं था, कोई उल्लेख ही नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज तब ऐसा कोई क्राइम ही नहीं था। साइबर क्राइम, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, प्लान किया हुआ कुछ चीज़ें, ऐसी सब चीज़ें उसमें नहीं थी, तो ज़रूरत थी कि उसे चेंज किया जाए। सो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस BNS टू मॉडर्नाइज लॉज, मेक जस्टिस फास्टर एंड फोकस मोर ऑन विक्टिम्स। तो सज़ा देने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, विक्टिम पे ज़्यादा फोकस था। न्याय मिलना ज़रूरी है, सज़ा मिलना ज़रूरी नहीं है। इंडियन पेनल कोड में पीनल वर्ड है, सज़ा मिलना ज़रूरी है, यहाँ पे न्याय मिलना ज़रूरी है। तो फोकस विक्टिम्स पे ज़्यादा था, ना कि जिसने किया है गलत। की फीचर्स ऑफ BNS सिंप्लीफाइड। तो BNS के की फीचर्स सिंप्लीफाइड दिए गए हैं। न्यू टाइप ऑफ क्राइम्स एडेड। एक तो न्यू जो क्राइम्स हैं वो ऐड हुए BNS में, मॉडर्न क्राइम्स ऐड हुए। एक तो गैंग, माफियाज रिलेटेड ऑर्गेनाइज क्राइम जो करते हैं वो, टेररिज्म, मॉब लिंचिंग और सम साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस। ये जो 4 कैटेगरीज हैं वो मेन ऐड हुई है। अर्लियर मैनी ऑफ दीज वर हैंडल्ड अंडर सेपरेट लॉज। तो टेररिज्म है या साइबर रिलेटेड है, तो वो साइबर रिलेटेड के लिए तो BNS में, मतलब IPC में जगह ही नहीं थी, तो वो अदर सेपरेट लॉज में डील होता था। बट नाउ दे ऑल कम अंडर BNS।
फास्टर जस्टिस सिस्टम, बीएनएस का काम ये है, बीएनएस के आने के बाद स्ट्रीमलाइन किया गया चीज़ों को, टाइमलाइन दी गई जजेस को, कोर्ट को, कि बीएनएस की वजह से न्यू प्रोसीजरल लॉस जो है वो ट्रायल में कम से कम टाइम हो। एआई के आने के बाद तो और भी इजी हो जाएगा, मुझे लगता है शायद अभी नहीं लेकिन 10 साल बाद तो कोर्ट को किसी वकील की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एआई ही काम कर लेगा। एआई जो है वो दोनों तरफ के लोगों के लिए वो जो भी चीज़ें हैं वो पेश करेगा, एंड एआई कैन ऑल्सो गिव दी प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। और जजेस भी एआई का यूज़ करके रेफरिंग प्रेसिडेंट्स, प्रीवियस जो केस लॉस हैं या जो प्रीवियस डिसीशंस हैं उसके बेस पे ट्रायल्स फटाफट होंगे और डिसीशन भी जल्दी आएगा। तो एआई का यूज़ होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एआई रिप्लेस ना करे लॉयर्स को, एडवोकेट्स को। उसके लिए लॉयर्स और एडवोकेट्स को एआई को अपना असिस्टेंट बनाना पड़ेगा बिफोर दैट कि एआई हमको ही स्लेव बना के रखे। तो दैट वाज डिफरेंट थिंग, बट एआई की बात आई सो आई टोल्ड। तो बेसिकली कि ट्रायल्स जो है उसमें टाइम डिले ना हो। बीएनएस के जो न्यू प्रोसीजरल लॉज हैं उसमें डेफिनेट टाइम दिया गया है। एनकरेज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल एविडेंस भी वैलिड है। आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पेपर में दिखाओ, आप मेल्स दिखा सकते हो, मेल में डॉक्यूमेंट्स है, डिजिटली जो भी सॉफ्ट कॉपीज़ हैं वो एविडेंस भी चलेगा। तो टेक्नोलॉजी को भी एनकरेज किया गया है। बहुत सारे केसेस में डिजिटली भी केस सॉल्व होते हैं, डिजिटली हियरिंग भी होती है। तो फास्टर जस्टिस सिस्टम बीएनएस की वजह से आया है। मोर फोकस ऑन विक्टिम्स, विक्टिम गेट्स मोर इम्पॉर्टेंट। जो विक्टिम है, जिसके ऊपर अपराध हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। एंड कॉम्पेंसेशन एंड राइट्स आर एम्फेसाइज्ड, मतलब उसको सज़ा, जो जिसने गुनाह किया उसको सज़ा देने से ज़्यादा विक्टिम को कॉम्पेंसेशन मिले, विक्टिम को जस्टिस मिले, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ पर भारतीय न्याय संहिता। कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी छोटे क्राइम्स के लिए कम्युनिटी सर्विस देते हैं एज अ पनिशमेंट। मतलब कि आप पब्लिक प्लेसेस क्लीन करो, ऐसी बहुत सारे छोटे जो माइनर ऑफेंसेस होंगे। बड़े ऑफेंसेस के लिए तो सज़ा जो है वो बताई गई है कि क्या सज़ा होगी, लेकिन जो छोटे ऑफेंसेस हैं, माइनर ऑफेंसेस हैं, ऐसे केसेस में 1 सेकंड, जो स्मॉल ऑफेंसेस हैं, ऐसे केसेस में कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट, वो जेल में रख के तो कुछ मतलब नहीं है। इससे अच्छा उसको कम्युनिटी सर्विस दे दो कुछ करने के लिए, कि क्लीनिंग पब्लिक प्लेसेस, कोई सोशल वर्क करो, कहीं जाके कहीं किसी अनाथ आश्रम में या किसी वृद्धाश्रम में सर्व करो, किसी एनिमल एनजीओ में जाके सर्व करो, पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करो। ऐसी सारी कम्युनिटी सर्विसेज एज अ पनिशमेंट दी जाती है। एंड स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर सीरियस क्राइम। अब स्मॉल क्राइम्स के लिए, छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए तो कम्युनिटी सर्विस करने के लिए दे दिया आपने, लोकल जो भी पब्लिक एरियाज़ हैं उसको क्लीन करना या फिर बस चलाना, कुछ भी ऐसा जो पब्लिक सर्विस के लिए काम आ सकता है। लेकिन अगर सीरियस क्राइम है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स। रेप लॉज एक्सपांडेड, तो उसके लिए डिटेल में सीरियस क्राइम के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिए गए हैं। डेथ पेनल्टी फॉर certain extreme cases like mob lynching in some situations, तो डेथ पेनल्टी भी एक्सट्रीम केसेस में बताई गई है। जेंडर रिलेटेड अपडेट्स भी हैं बीएनएस में, कि कहीं भी ही या मैन ऐसा नहीं लिखा हुआ है, whoever लिखा हुआ है, कि whoever done this crime, whoever done this, whoever is doing this, whoever is guilty of that, तो whoever दिया हुआ है। It's not about men or a woman or a child or anyone, it's for everyone. So stronger provisions for crimes against women, women के against stronger provisions भी दिए गए हैं। but still debated area, debate चल रहा है ऐसी एरियाज़ पे, जनरल न्यूट्रलिटी पे, कि जेंडर जो न्यूट्रल होना चाहिए लॉज, तो वहाँ पर कहीं कहीं अभी भी डिबेट चल रहे हैं। हिट एंड रन लॉ, जो हिट एंड रन केसेस होते हैं, कोई जो गाड़ी चलाते हुए मार के भाग जाते हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए क्लॉज है बीएनएस में, उन ड्राइवर्स के लिए जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है
एंड रन अवे विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलिस। आपसे अगर गलती हुई है, आपसे किसी को हर्ट हुआ है, किसी को हिट हुआ है आपकी गाड़ी से, तो आप एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म करो, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। आप भाग जाओगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी, क्योंकि ये मत समझ ले कि हम बच जाएंगे बिकॉज CCTV कैमरास एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो रन अवे विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलिस और एक्सीडेंट हुआ है आपसे, तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है एज पर न्यू BNS। नाउ डिफरेंस बिटवीन BNS वर्सेस IPC, तो ये 1860 में आया था, ये 2023 में पास हुआ बिल, लेकिन इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। फोकस क्या है इसका? पनिशमेंट, इसीलिए इसका नाम ही है इंडियन पिनल कोड। पिनल है, पिनल की बारे में बात की है, पनिशमेंट और पेनल्टी के बारे में बात की है। यहाँ पे जस्टिस प्लस विक्टिम, जो विक्टिम है उसे जस्टिस मिलना चाहिए, उस पर फोकस है। टेक्नोलॉजी कोई इंक्लूड नहीं थी, लेकिन अभी डिजिटल एविडेंसेस भी इंक्लूड है। डिजिटली जो सबूत है वो आप पेश कर सकते हो। न्यू क्राइम्स जो है वो लिमिटेड है इसमें, लेकिन इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, ये सब ऐड किया गया था। फीचर्स तो हमें पता है कि ओल्ड लॉ और BNS न्यू लॉ है। पनिशमेंट टाइप्स क्या था? जेल या फाइन, और यहाँ पे जेल और फाइन होता है, लेकिन स्मॉल ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस ऐसा पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड ईजी, अगर थेफ्ट है तो उसके लिए पनिशमेंट डिफाइंड है IPS में, BNS में भी सेम है, बट क्लियरली दिया गया है कि थेफ्ट के कंडीशन में कितना टाइम के लिए, और अपडेटेड दिया गया है कि कितने अमाउंट तक कितना थेफ्ट होगा तो कितना उसको जो भी है पनिशमेंट मिलेगा, फाइन होगा, बोथ होगा, क्या होगा, उसको क्लियर रखा गया है। मॉब लिंचिंग होगा तो IPC में तो कोई सेक्शन ही नहीं था, BNS में सेपरेट प्रोविज़न है और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। इन सम केसेस डेथ पेनल्टी भी है। स्मॉल ऑफेंस है अगर, तो IPC में जेल ही होती थी, लेकिन BNS में कम्युनिटी सर्विस भी पनिशमेंट के हिसाब से पॉसिबल है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, BNS इज़ नॉट टोटली न्यू, ये सिर्फ IPC का अपडेटेड वर्जन है। मैनी सेक्शंस आर सिमिलर बट रीनंबर्ड, उनका नंबरिंग जो है वो चेंज हो गया है सेक्शंस का। इट वर्क्स अलॉन्ग विथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रोसीजरल लॉ। लॉ जो होते हैं वो सब्सटेंसिव लॉ होते हैं एंड प्रोसीजरल लॉ होते हैं। सब्सटेंसिव लॉ जो होते हैं वो हमारे राइट्स के बारे में बात करते हैं, सब्सटेंस, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो कहीं पर अगर आपका राइट वॉयलेट हो रहा है तो वो सब्सटेंसिव लॉ में आ जाता है। प्रोसीजरल लॉ जो होता है उसको भी डिफाइन किया गया है, उसको भी चेंज किया गया है, उसका भी नाम बदल गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जो भी प्रोसीजर से इन्वॉल्व रिलेटेड सुरक्षा है, कोई भी प्रोसीजर होने दो, तो वहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंक्लूडेड है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये एविडेंस से रिलेटेड है, जिसमें डिजिटल एविडेंस को भी कंसिडर किया गया है। तो साक्ष्य अधिनियम जो है वो एविडेंस के बारे में बात करता है। एविडेंस क्या क्या एक्सेप्टेबल है, क्या व्हाट्सएप के मैसेजेस एक्सेप्टेबल हैं, क्या मोबाइल में कुछ वीडियो निकाला है वो एज अ एविडेंस एक्सेप्टेबल है, क्या ईमेल एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, क्या स्नैपचैट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है वो एविडेंस लॉ में है कि लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या एविडेंसेस वैलिड हैं एंड एलिजिबल है। तो सिंपल समरी ये है कि BNS मॉडर्न क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया है और ब्रिटिश एरा के जो IPC था उसको रिप्लेस कर रहा है, और इसके जो इसमें न्यू क्राइम्स ऐड हुए हैं, फास्टर जस्टिस एंड विक्टिम फोकस। तो पहला चैप्टर बताता है हमको कि उसमें बेसिक्स जो हमने अभी देखा कि वो ही पूरा है, बहुत सिंपल में लिखा है मैंने। डिटेल में हम जो जाएंगे लीगल लैंग्वेज में तब हम पढ़ेंगे तो और इजीली समझ पाएंगे। पहले हमको ब्रीफ आइडिया होनी चाहिए कि क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन सक्सेशन एक्ट पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि क्या पढ़ रहे हैं, हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं, पारसी लॉ पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या है। तो वैसे ही BNS भी हमें पता होना चाहिए क्या है। तो इट इंक्लूड्स नेम एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ, उसमें डेफिनेशन बताया है। सबसे पहली बार माइनर का डेफिनेशन BNS में है, IPC में कहीं भी चाइल्ड, माइनर नहीं सॉरी, चाइल्ड का डेफिनेशन कहीं भी IPC में दिया नहीं हुआ था, लेकिन BNS में दिया गया है कि चाइल्ड मतलब कौन होगा, कि
18 साल से छोटा जो होगा वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा कि क्या होगा। तो चाइल्ड का जो डेफिनेशन है वो बीएनएस में दिया गया था। वैसे ही पर्सन का डेफिनेशन जो पहले से डेफिनेशन थे वो भी है और कुछ ऐड भी हुए हैं। दिस चैप्टर टेल्स वेयर द लॉ अप्लाइज एंड व्हाट बेसिक टर्म्स मीन। तो ये चैप्टर ये भी बताता है हमको कि ये लॉ कहाँ अप्लाई होगा। ये लॉ कहाँ अप्लाई होगा? क्राइम से रिलेटेड अप्लाई होगा, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड भारतीय न्याय संहिता है। तो यहाँ पे हम टॉर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग लॉ है। बट ऐसे क्राइम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, उन क्राइम्स के रिलेटेड जो क्राइम इन 4 कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करता है, वो क्राइम हो जाता है और उस पे लागू होता है भारतीय न्याय संहिता। तो कौन से 4 कंडीशंस हैं? फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग। सेकंड, मेंस रिया। थर्ड इज कि उसने एक्ट किया होना चाहिए, दैट इज एक्टस रियस। और फोर्थ है इंजुरी, कि उसने उस एक्चुअली में इंजुरी हुई होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें अगर सेटिस्फाई होती है तो मतलब वो क्राइम है, तो मतलब बीएनएस विल बी अट्रैक्टेड। तो एक्सप्लेन हाउ टू इंटरप्रेटेट द लॉ। तो लॉ को इंटरप्रेटेट कैसे करना है वो चैप्टर 2 में बताया है। उसमें ये भी बताया है कि इंटेंशन जो है, मेंस रिया जिसको हम बोलते हैं, कि वो इंटेंशन क्या, उसको डिटेल में हम समझेंगे जब हम सेकंड चैप्टर करेंगे कि मेंस रिया की गिल्ट इंटेंशन है कि इंटेंशनली नहीं किया है, उसको समझेंगे कैसे, कि पता कैसे चलेगा कि उसने इंटेंशनली किया है कि नहीं किया है, उसको उस चीज़ का नॉलेज था कि नहीं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेम में भी किया था। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ कि सच का नहीं पता होना, और मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ लॉ का नहीं पता होना। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट चल जाता है, लेकिन आप बोलोगे कि मुझे लॉ नहीं पता था। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता था कि टिकट तो खरीदनी ही होती है, मुझे लगा कि फ्री है, मुझे नहीं पता था लॉ के बारे में कि टिकट खरीदनी होती है। या फिर कोई अंडर एज 17 ईयर्स का बंदा जाके मैरिज परफॉर्म कर रहा है और बोल रहा है मुझे नहीं पता था कि एज जो है क्राइटेरिया होता है मैरिज के लिए। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी कि आपको कोई चीज़ नहीं, कोई सच्चाई नहीं पता है, लेकिन लॉ का नहीं पता होना वो आपकी गलती है। तो सिंपल मीनिंग helps judge understand what a person was thinking while committing a crime। तो ये तो जज साइड का व्यू है कि जज ये देखता है कि कोई भी इंसान, उसका इंटेंशन क्या था, उसके पास नॉलेज क्या था, क्या उसको सच के बारे में नहीं पता था, क्या उसे लॉ के बारे में पता नहीं था। तो वो सारी चीज़ें लेके वो डिसाइड करता है कि उसने क्राइम क्यों किया होगा, what he was thinking while committing a crime। तो अगर उसका इंटेंशनल गलत था, किसी को बदला लेना, रिवेंज, किसी को नुकसान पहुंचाना था, तो ही विल बी पनिशेबल। जनरल एक्सेप्शंस क्या होंगे? सिचुएशन वेयर नो क्राइम इज़ कंसिडर्ड। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होंगी जहाँ पे क्राइम कंसिडर नहीं होगा। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स ये हैं कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी ने कुछ क्राइम किया है खुद को बचाने के लिए, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और खुद को बचाने के लिए उसने सेल्फ डिफेंस में कुछ क्राइम किया है। अब वो ह्यूमन बीइंग को भी हुआ है, फिर उसमें इंटेंशनली भी किया है। क्या इंटेंशन है उसका? कि खुद को बचाने के लिए किया है। वो एक्ट एक्चुअली में हुआ भी है और सामने वाले को इंजरी भी हुई है। चारों क्राइम की कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है, फिर भी उसको जो है वो डिफेंस मिल जाएगा, एक्सेप्शंस मिल जाएगा। तो एक्सेप्शन क्यों मिलेगा? क्राइम क्यों कंसिडर नहीं होगा? क्योंकि उसने वो सेल्फ डिफेंस में किया हुआ काम है। तो यही काम होता है जो लॉयर होता है उस पार्टी का जिसने, फॉर एग्जांपल, जिससे कोई भी क्राइम हुआ है। तो वो सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ, कि अगर उसने सेल्फ डिफेंस में, अगर वो कहीं प्रूव हो जाए कि उसने सेल्फ डिफेंस में ये क्राइम किया है या फिर इनसैनिटी में किया है, मतलब ही वॉज नॉट ऑफ साउंड माइंड, वो मेंटली फिट नहीं था, इसीलिए उसने ये एक्ट किया है, तो भी उसे एक्सेप्शन मिल जाएगा, मतलब उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। बाय एक्सीडेंट हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ। दिस एक्सीडेंट का मतलब वो कार वाला एक्सीडेंट, रोड वाला एक्सीडेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंटली हो गया, मतलब करने कुछ और जा रहा था और कुछ और हो गया, मतलब गलती से लग गया। तो ऐसी चीज़ों में भी जो है वो थोड़ा बहुत जो डिफेंस है वो मिल सकता है। चाइल्ड बिलो सर्टन एज, अब चाइल्ड का डेफिनेशन भी बीएनएस में दिया है, जबकि इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी में ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो चाइल्ड बिलो सर्टन एज से अगर कुछ क्राइम हुआ है तो ऐसे केसेस में भी
जो है उसको क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस एक्सेप्शंस के बारे में हम डिटेल में 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंपल मीनिंग ये है कि इवन इफ समथिंग लुक्स लाइक अ क्राइम इट मे नॉट बी पनिशेबल। तो भले ही वो क्राइम लगेगा लेकिन वो पनिशेबल नहीं होगा अगर आपने सेल्फ डिफेंस में किया है, अगर आपने कोई दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऐसी सिचुएशन में किया है, या बाई एक्सीडेंटली ऐसा आपसे किसी का हर्ट हो गया, किसी की टांग टूट गई, कुछ भी एक्सीडेंटली हो गया, या फिर किसी बच्चे से हुआ जो कि बिलो सर्टन एज है एज डिफाइंड इन BNS। तो ऐसे केसेस में ये दिखने में तो क्राइम दिखेगा, उसमें क्राइम की चारों कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, लेकिन वो पनिशेबल नहीं होगा क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस है। और 4th चैप्टर बताएगा कि अबेटमेंट के बारे में। अबेटमेंट मतलब सिर्फ क्राइम करने वाला गलत नहीं होता, जो उसको एनकरेज करेगा क्राइम करने के लिए, जो उसे सपोर्ट करेगा, जो उसे पुश करेगा, जो उसे फ्यूल देगा, ऐसा बंदा भी जो है वो भी क्राइम के लिए, जो क्राइम में हेल्प करेगा, जो बोलते हैं पार्टनर इन क्राइम, जो हेल्प करेगा क्राइम में, उसको भी इक्वली, या जो भी उसकी इक्वली, तो वो अभी हम कोई नहीं बता सकता, वो तो डिसाइड होगा कि केस टू केस क्या होगा सिचुएशनली, लेकिन वो भी क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समवन हेल्प्स और एनकरेजेस अ क्राइम, जो क्राइम में एनकरेज कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इट इंक्लूड्स इंस्टिगेटिंग समवन, मतलब किसी को कंटिन्यूअसली प्रॉम्प्ट करना कि ऐसा करो, उसको मारो, ये करो, वो करो, व्हाटएवर। तो क्राइम के लिए किसी को उकसाना, उसको बोलना कि क्राइम करो, तो वो जो है वो अबेटमेंट के चैप्टर में आ जाएगा। और प्लानिंग में हेल्प करना, कोई किसी का किडनैपिंग, किसी की थेफ्ट, किसी का कोई भी मर्डर, कुछ भी प्लानिंग करना, उसके साथ हेल्प करना क्राइम में, तो वो अबेटमेंट का चैप्टर उस पर लागू होगा। एग्जाम्पल, इफ़ A टेल्स B टू स्टील, तो A भी गिल्टी है। अगर A ने B को बोला कि तुम जाके ये चोरी करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो B इज़ ऑल्सो गिल्टी। नाउ चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या है कि जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चल रही है, 2 से ज़्यादा लोग मिलके प्लानिंग कर रहे हैं और प्लान करके कोई क्राइम कर रहे हैं। तो when 2 people or more plan a crime together, even planning a crime without doing it is a punishable। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बड़ा करने की, कुछ क्राइम करने की, भले ही फिर उन्होंने क्राइम नहीं किया है, तो क्राइम वाली सज़ा उनको नहीं मिलेगी। क्राइम किया होगा तो सज़ा मिलेगी, लेकिन क्राइम को प्लानिंग किया है, भले ही उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो क्राइम वाली सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन कॉन्स्पिरेसी की सज़ा ज़रूर मिलेगी कि आपने ये कॉन्स्पिरेसी की है। नाउ ऑफेंसेस अगेंस्ट दी स्टेट, कोई स्टेट मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट की बात नहीं चल रही है, स्टेट मतलब यहाँ पे एज अ होल कंट्री। तो जो भी क्राइम कंट्री के अगेंस्ट है, जो पूरे कंट्री को इफ़ेक्ट करते हैं, जहाँ पे कोई पेटिशन फाइल करते हैं लोग कि किसी के साथ अन्याय हुआ है, कोई रेप विक्टिम है, तो दैट आर कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट द कंट्री। तो दिस इंक्लूड्स सेडिशन, टेररिज्म, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये वेरी सीरियस क्राइम्स हैं और इस पर बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है। चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना, राइट्स करना, कुछ कहीं पे पब्लिक प्लेसेस पे कहीं पे लोगों को परेशान करना, जनरल पब्लिक बसेस पे आग लगा लेना, तो ऐसी किसी तरह की भी ट्रैंक्विलिटी करना, वो चैप्टर 7 में आता है। ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जिसमें मॉब लिंचिंग, मॉब वायलेंस, ये सब होगा। जो भी इन जनरल लोगों की शांति को भंग कर रही है, राइट्स करना, ऐसा कुछ भी, दंगे फसाद करना, दुकानों पे तोड़ फोड़ करना, गाड़ियों के कांच तोड़ देना, ऐसी कोई भी चीज़ें, तो वो जो है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के ऑफेंसेस में आएंगे। फिर चैप्टर 8 बात करेगा कि पब्लिक सर्वेंट्स के रिलेटेड किसी ने अगर ऑफेंस किया है, तो पब्लिक सर्वेंट्स मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, GST ऑफिसर्स हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, ट्रैफिक पुलिस हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, इंक्लूड्स करप्शन टाइप एक्ट्स। तो करप्शन टाइप एक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन रिलेशन टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को करप्शन देना या लेना, तो दोनों ही ऑफेंस में आ जाएगा।
अभी तो एटलीस्ट कस्टम्स में तो ऐसा रूल है कि they have to wear a camera throughout the time when they are interrogating and they are having conversation with the people, those who are coming to meet them. तो फॉर थ्रू आउट द टाइम कैमरा होना ही चाहिए ताकि करप्शन जो है वो ना हो. ये एक अलग बात है कि करप्शन हो ना हो, वो अलग चीज़ है. बट क्राइम्स इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या क्या क्राइम कर सकते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है ये कि करप्शन और अपने पावर का मिसयूज़ करना. जो भी उनका पावर है उसको मिसयूज़ करके किसी से कुछ और काम करवाना या फिर करप्शंस में इन्वॉल्व होना, तो उसके लिए अलग से चैप्टर है, दैट इज़ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट. तो इट इंक्लूड्स कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने क्राइम किया हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे क्राइम हुआ हो. वैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे क्राइम हुआ हो तो जनरल जो रूल है वो तो लागू होगा ही, लेकिन अगर उसमें करप्शन है तो वो जो है वो ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स के चैप्टर 8 में आ जाएगा BNS के. फिर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस रिलेटेड ऑफेंसेस जो है वो चैप्टर 9 में दिए गए हैं, जैसे कि वोटर्स को ब्राइब करना. तो वो BNS के चैप्टर 9 में उसके डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या सज़ा होगी, कितनी पेनल्टी होगी, क्या फ़ाइन होगा, क्या इम्प्रिजनमेंट होगा, कब होगा, प्रूफ क्या लगेगा, वो सब चैप्टर 9 में दिया है. और फेक वोटिंग, डबल वोटिंग, किसी ने ऑलरेडी एक जगह पे वोट करके आया वापस दूसरी जगह में जाके वोट कर रहा है, या किसी जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन में है खड़ा हुआ है वो ब्राइब कर रहा है अपने वोटर्स को ड्रॉ करने के लिए, अपने वोटर्स से वोट लेने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो चैप्टर 9 में आएगी. चैप्टर 10 में आएगा कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी. किसी लॉफुल अथॉरिटी की इंसल्ट करना. लॉफुल अथॉरिटी में भी पुलिस हो सकती है, जजेस हो सकते हैं, कोई भी लॉफुल अथॉरिटी जो है, जो लीगल अथॉरिटी है, लॉफुल अथॉरिटी है, उसका कंटेम्प्ट करना, उसका इंसल्ट करना, उसको ओबे नहीं करना, उसकी बात नहीं सुनना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, उसके जो भी डिसीजन, उसने कुछ भी आपको ऑर्डर दिया है उसको इग्नोर कर लेना. तो वो सारी चीज़ें कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी में आएंगे. नॉट ओबेइंग गवर्नमेंट लीगल ऑर्डर्स, आपको कोई लीगल ऑर्डर आया है, कोई समन आया है, कोई नोटिस आया है, उसको आप ओबे नहीं कर रहे हो, आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, पुलिस ने आपको कुछ बोला है, आप बिंदास उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी अंडर चैप्टर 10 ऑफ BNS के अगेंस्ट आप पे जो है वो कार्रवाई हो सकती है. कोर्ट ऑर्डर्स आपने फॉलो नहीं किया, आपको कोर्ट ने कुछ करने बोला है कि कम्युनिटी सर्विस करने बोला है, आपको कोर्ट ने बोला है इतना फ़ाइन भरो, आपको कोर्ट ने बोला है कि आप जो भी अमाउंट है एज अ एलिमनी किसको देनी है, तो कोई भी किसी भी तरह का कोर्ट ऑर्डर आपको कोर्ट ने बोला है कि इस बंदे को 5 lakhs देना है एज अ कॉम्पनसेशन, वो आपने फॉलो नहीं किया तो आप पे केस लग जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी का. फिर फॉल्स एविडेंस एंड पब्लिक जस्टिस. अगर आपने कहीं भी झूठा एविडेंस जो है वो प्रेजेंट किया इन द कोर्ट और एनीवेयर, कहीं भी आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, फेक कुछ भी फॉल्स एविडेंस दिया है, और पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड जो है वो चैप्टर 11 में आएगा. कोर्ट में आपने झूठ बोला, कोर्ट को, जस्टिस को मिसलीड किया आपने, मतलब मिसलीड किया मतलब गलत बताया आपने, जो सच है वो छुपाया और गलत चीज़ बताई, मिसलीड किया आपने जस्टिस को, तो फॉल्स एविडेंस दिया. अगर पता चल गया केस ख़त्म होने के बाद भी कि आपने फॉल्स एविडेंस दे के केस जीता है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, तो चैप्टर 11 BNS जो है वो अट्रैक्टेड होगा. फिर चैप्टर 12 बात करेगा ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में. अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी आपने डैमेज की है, जैसे कि रेलवेज़ है, बसेस है, बस स्टैंड है, रोड्स है, कुछ भी उसको डैमेज हुआ है, तो वो चैप्टर 12 में उसके रिलेटेड क्या फ़ाइन होगा, क्या पेनल्टी होगी, वो सब उसमें दिया है. 13 रिलेटेड ऑफेंस टू कॉइन करेंसी एंड डॉक्यूमेंट्स. फेक करेंसी रिलेटेड, फेक स्टैम्प्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक बॉन्ड पेपर्स, फेक स्टैम्प पेपर्स, ऐसे सब जो है वो चैप्टर 13 में आते हैं. चैप्टर 14 टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैप्टर है.
तो ह्यूमन बॉडी तो ऊपर से नीचे पूरा जितने भी ऑफेंसेस हो सकते हैं वो सारे ह्यूमन बॉडी को कहाँ कहाँ कब कब इफ़ेक्ट हो सकता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो वो सब उसमें है। मर्डर, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट इज़ बहुत बुरी तरह से किसी को हर्ट करना। फिर किडनैपिंग, फिर रेप, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो चैप्टर 14 में दिया है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो जैसे कि हमको पता है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट माइंड हो सकता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हो सकता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट रेपुटेशन हो सकता है। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में होगा थेफ्ट, रॉबरी, डकैती एंड चीटिंग। ऐसा कुछ किया है तो वो प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम्स हो जाएंगे और वो चैप्टर 15 ऑफ BNS में आते हैं। चैप्टर 16 टॉक अबाउट मैरिज रिलेटेड क्राइम्स। बिगामी, कहीं पे किसी ने चीटिंग की है, एक वाइफ होते हुए दूसरी जो है वो दूसरी मैरिज परफॉर्म की है। दूसरी मैरिज परफॉर्म करने के लिए उसने फिर लॉ का सहारा लिया, मतलब लॉ का सहारा लिया इन द सेंस कि उसने क्या किया कि पहले तो कन्वर्ट किया खुद को दूसरे रिलीजन में, जिस रिलीजन में एक से ज़्यादा शादियाँ अलाउड हो। फिर उसने दूसरी शादी की तो कोर्ट ने बताया कि ये बिगामी के अंदर यू आर लाइबल, आपने गलत किया है, यू आर मतलब पनिशेबल है, या फिर जो भी फाइन होगा जो भी कुछ है, तो यू आर अक्यूज्ड ऑफ दैट। और उसके हिसाब से बिगामी का केस उस पर होगा। और फिर कोर्ट ने बताया कि इवन इफ़ यू आर डूइंग एनी, आप किसी रिलीजन का सहारा लेके आप ऐसी सेकंड मैरिज अगर आपको करनी है, तो रिलीजन का सहारा सिर्फ इसलिए ले रहे हो आप ताकि वो सेकंड मैरिज करने मिले, तो ऐसे केसेस के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आ रहा है। और इसलिए आ रहा है बिकॉज कि लोग जो है वो उसका अनड्यू एडवांटेज ना लें। तो उसमें यही है कि इफ़ यू वांट टू परफॉर्म दी सेकंड मैरिज, तो किसी भी रिलीजन के होने दो, पहले मैरिज को डिवोर्स दिए बिना यू कैन नॉट परफॉर्म दी सेकंड मैरिज। तो दिस इज़ रिलेटेड टू बिगामी। तो बिगामी रिलेटेड जो है वो चैप्टर 16 में बताया गया है। क्रूअल्टी है, मैरिज रिलेटेड क्रूअल्टी है कि किसी बहू ने शायद बहू ने भी कभी किसी सास को मारा हो या सास ने कभी किसी बहू को मारा हो, तो वॉटेवर जो भी रिलेटेड जो क्रूअल्टी होगी, मैरिज रिलेटेड जो क्राइम्स होंगे वो सारे चैप्टर 16 में आएंगे। 17 होगा ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन और जो चिल्ड्रन के रिलेटेड ऑफेंसेस थे वो IPS में इतना डिटेल में नहीं थे जितना BNS में है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, और ऑल ग्रुप्स के लिए प्रोटेक्शन की बात है। उसमें ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में भी डिटेल में दिया गया है चैप्टर 17 में। चैप्टर 18 बात करता है जो डिफेमेशन रिलेटेड। डिफेमेशन मतलब कि रेपुटेशन, मतलब क्राइम जो होगा, तो क्राइम तो या तो फिर एक इंसान के माइंड को क्राइम होगा, या फिर इंसान के खुद के शरीर को फिजिकली क्राइम होगा, या उसकी प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम होगा, या तो फिर होगा उसकी रेपुटेशन रिलेटेड क्राइम। तो यही 4 तरह के क्राइम होंगे। तो ये चौथे तरह का जो क्राइम है उसकी रेपुटेशन रिलेटेड जो क्राइम होगा। तो डिफेमेशन तो हमने अच्छे से पढ़ा है, लिबेल और स्लैंडर। उसमें अगर डिफेमेशन हुआ है, किसी के बारे में कुछ गलत बोला है, तो वो उस कुछ कवर करता है चैप्टर 18। चैप्टर 19 कवर करता है क्रिमिनल, इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस। तो थ्रेट एंड हरेसमेंट अगर किसी के साथ किया है, किसी को डराया है, धमकाया है, हरेसमेंट किया है। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 20, जिसमें रिमेनिंग सारे प्रोविजंस अगर कुछ कवर्ड नहीं है तो वो उसमें कवर्ड है। मोर और लेस हमने ये देखा कि BNS क्या है, उसमें कौन से